हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स। लास्ट पार्ट पर आते हैं इस चैप्टर के। लास्ट पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अगर हम किसी भी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली माइंड में एक क्वेश्चन आता होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं अगेन सेम थिंग। देखिए, कोई सी भी गैस हो, कोई सा भी लिक्विड हो, थोड़ी बहुत तो वो डिसॉल्व होगी। हाँ, किसी का एक्सटेंट कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिसॉल्व जरूर होगी। तो एक लाइन आप लिख सकते हो, ऑल द गैसेज आर soluble in all the liquids to a lesser or greater extent अब इस पार्ट में हमारा जो डिस्कशन है वो बेसिकली इसी पर है कि किसी भी गैस की किसी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन in a liquid depends on first nature of gas, ऑब्वियसली गैस पर डिपेंड करेगी। ऑक्सीजन की अलग होगी, नाइट्रोजन की अलग होगी, CO2 की अलग होगी, तो गैस टू गैस डिपेंड करेगी। हाँ, क्वेश्चन ये आता है क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ एक्सटेंट तक कर सकते हो, कुछ जगह लॉजिकली हम बता सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, बट हर जगह नहीं। हाँ, जनरली जब मैं पूछता हूं कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक कॉमन सा आंसर आता है, सर लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बट मैं आपको बता दूं, ये जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट है, ये लिक्विड इन लिक्विड पर डिपेंड करता है। लिक्विड इन लिक्विड पर, यहां पर हम बात करें गैस इन लिक्विड, तो यहां पर किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में कितनी होगी, ये अगर देखना हमें तो बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट थिंग, यानी गैसेस, इसको आप पुट करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हर जगह अलग अलग तरीके से इसको पुट किया जाता है। बट मैं इसको ऐसे पुट करता हूं कि गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है, वो ज्यादा सोल्यूबल होती है। गैसेस which can be liquefied easily are more soluble. अब फिर से क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है बात तो, लेकिन अब ये भी बता दो कि कौन इजीली लिक्विफाई होती है, किसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल सा, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, उनको आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि सर अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल गैसेज में भी ये पॉइंट आता है। तो गैसेज में जो अट्रैक्शन है, एक तो उनकी पोलरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन पोलर कितना है। जैसे अमोनिया की बात करें, काफी ज्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली अमोनिया जो है, अगर कंपेयर करें सॉल्युबिलिटी की बात करें अमोनिया और O2 में, तो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी O2 से ज्यादा होगी, बिकॉज अमोनिया पोलर नेचर की है।
और भी एग्जांपल चाहो तो आप यूज कर सकते हो। बट पोलर मॉलिक्यूल्स अगर है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी होता है, सर पोलर नेचर है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो डिसॉल्व क्यों होंगे? खुद में अट्रैक्शन ज्यादा तो डिसॉल्व क्यों होंगे? तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं, अगर पोलर नेचर है खुद में भी अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, लेकिन जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, तो उन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जो अमोनिया के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो खुद में अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ भी अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन यहीं पर एक और पॉइंट आता है, कुछ केसेस ऐसी भी होती जो कि नॉन पोलर होती, O2, N2, H2। तो अगर नॉन पोलर केसेस है तो फिर किस पर डिपेंड करता है अट्रैक्शन? मॉलिक्यूलर मास पर। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर तब आपको सोचना है जब नॉन पोलर है, तब हम इस फैक्टर को देखेंगे। अगर पोलर है तो हमेशा पोलरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। काफी हद तक इससे आंसर सही आ जाते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे मिल सकते हैं जहां पर इस लॉजिक से आंसर्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल आंसर से मैच ना आते हैं। इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखना है, N2 और H2 दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन H2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। H2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू N2। राइट। इवन यहां पर एक और फैक्ट भी मैं बता दूं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी इन सबसे ही कम है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी तो और भी कम होती है। फैक्ट है, ज्यादा लॉजिक भी दिए जा सकते हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन पहली चीज कोई आपसे पूछने नहीं वाला, और दूसरा हर एक के लिए एक नया एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा। इससे अच्छा रिजल्ट याद कर ले, ज्यादा कोई डीप, क्योंकि हमारा मेन पार्ट ये नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर इस तरह से होता है, H2 की सबसे ज्यादा होगी, देन N2 और देन सबसे कम हीलियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ डेटा भी दे रखे हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हो, उससे इजीली एक बार डेटा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में भी जो दे रखा है, इवन वही टेबल शीट में भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो नेचर ऑफ गैस कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड वन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बड़ा सिंपल सा है, लिखिए एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस solubility also increases, solubility also increases, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो गैसेस के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट और अब एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, ऐसी गैसेस जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे HCl, H+ और Cl आयन, इवन अमोनिया भी कह सकते हो NH4+ आयंस में, तो ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट होने के बाद सॉल्वेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो एक लाइन अलग से लिख दो, गैसेस केपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस, गैसेस केपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन सॉल्यूशन are much more soluble than expected, are much more soluble than expected, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, सॉरी सेकंड फैक्टर जो था दैट इज
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और फिर एक पॉइंट मैंने लिखवाया था अलग से आपको कि जो गैसेस आयंस फॉर्म कर सकती है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो एक जनरल पॉइंट था। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर पर। जितनी भी गैसेस हैं ये जब डिसॉल्व होती है तो ये सब एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, थोड़ी बहुत हीट तो निकलती है। तो लिख सकते हैं एक लाइन, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, therefore as temperature increases solubility decreases। ली शेटिलियर भी लगा सकते हो, solubility decreases। देन कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर। प्रेशर खैर ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि कंटेनर में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, लेट्स से कंटेनर है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट है, वाटर ही ले लेता हूं, गैस है, यहां पर गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बट किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर कितनी सॉल्युबिलिटी होगी ये भी हम बता सकते हैं, कितनी सॉल्युबिलिटी होगी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लिखिए, solubility in terms of mole fraction, solubility of a gas in terms of mole fraction is directly proportional to mole fraction of gas, mole fraction of gas is directly proportional, solubility of a gas in terms of mole fraction is directly proportional to partial pressure of gas। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी यहां पर अब चेंज क्या है, अगर कोई गैस है यहां पर, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में, मोलरिटी में नहीं, मोल फ्रैक्शन में। एंड दिस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो भी गैस का यहाँ प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ बस अलग क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी को हम मोलरिटी की टर्म्स में नहीं, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और यहाँ पर एक और चेंज आता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जनरली हम राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं। एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, इसे क्या फर्क पड़ा, हेनरीज यानी लेफ्ट हैंड या राइट में करो या लेफ्ट में करो, ठीक, मैथमेटिकली कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये डेटा भी एक्सपेरिमेंटली हम निकाल रहे हैं। हाँ लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी कम होगी। नॉर्मली क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बढ़ते हैं तो वो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है, बट यहाँ पर वो प्रॉपर्टी कम हो रही है, यानी जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, यानी एज KH इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ऑब्वियसली एक गैस के लिए KH की वैल्यू फिक्स होगी, ये गैस के लिए KH की वैल्यू फिक्स होगी, ऐसा नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज हो रहा है नहीं, बट जैसे जैसे हम अगर तीन गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हो जिसका KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था N2HE और H2, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम थी। तो अगर ऑर्डर ऑफ KH की बात करें, ऑर्डर ऑफ KH, तो सबसे ज्यादा KH किसका होगा, हीलियम का, फिर N2 का और सबसे कम H2 का, ये इनके KH का होगा।
इनफैक्ट सही पूछा जाए तो KH के ऑर्डर से ही हमने इनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर किया सही में कि KH का ऑर्डर ये होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी H2 की, सबसे कम KH H2 का, तो इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना ये ऑर्डर ऑफ KH। कंफ्यूजन होता है, हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए कि सर ये KH इधर मल्टीप्लाई होता है इधर मल्टीप्लाई होता है, इसके भी अच्छे खासे चांसेस है। तो इसको कैसे रिजोल्व किया जाए उसका तरीका मैं बताता हूँ। यूनिट्स देखो, x की तो कोई यूनिट ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन है, तो KH की यूनिट क्या होगी, वही होगी जो प्रेशर की होगी। KH की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी। ये एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर, ये पास्कल, ये भी पास्कल। तो ये ध्यान रखना, यूनिट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि इसको हमें किस तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो दैट इज हेनरीज लॉ, फॉर्मूला है और कुछ नहीं। किसी प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक दो लाइन्स यहां पर और लिख दो। ये जो हेनरीज लॉ है इसके रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कुछ कंडीशंस पर मैच नहीं करते। कब नहीं करते? जब ये केस बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो। बहुत ज्यादा सोल्यूबल कब हो सकती है? अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो फिर ये रिजल्ट्स जो है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं यहां पर मैं हेनरीज लॉ इट फेल्स, हेनरीज लॉ की बात करूं, इट फेल्स व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, फिर रिजल्ट्स जो है वो मैच नहीं करेंगे। तो इट फेल्स फर्स्ट एट वेरी हाई प्रेशर, सेकंड एट वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। देखा भी होगा आपने, नोटिस भी किया होगा, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती है हीट अप करोगे तो जो डिसॉल्व गैसेस है वो इवॉल्व हो जाएगी, जो डिसॉल्व गैसेस है वो इवॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं ना, उसका एक सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिसकी, ठीक आइस तो मेल्ट कर ही, वो तो है ही है, बट ग्लोबल वार्मिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जो पानी है अर्थ पर, उसमें जो डिसॉल्व गैसेस है वो भी कम हो गए। तो जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनको बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू वहां पर उनको होगा, क्योंकि डिसॉल्व गैसेस कम हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो वेरी हाई प्रेशर, या दूसरा एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने पर, और तीसरा अगर गैसेस डिसॉल्व होने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए भी हेनरीज लॉ तो नहीं लगता है। फिर इसके रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे। आप फॉर्मूला लगा दो एक अलग बात है, बट रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करेंगे। तो लिख सकते हो आप थर्ड वन, gases forming ions after dissolution। थियोरेटिकल है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है आपको थियोरेटिकल है, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना ही है। अब वो चाहे ज्यादा प्रेशर हो कम टेम्परेचर हो, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, डेटा गिवन होंगे, हमें आंसर फाइंड आउट करना होगा। जो सही है या गलत वो हमें नहीं पता, हमने तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ थियोरेटिकल बात थी हेनरीज लॉ की जो हमने यहां पर की। अगेन यहां पर कह सकते हो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और फाइनली ये सिस्टम भी एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। ये सिस्टम भी एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा सोचोगे ना तो हेनरीज लॉ में और राउल्ट्स लॉ में कुछ सेम ही, यहाँ पर तो गैस और लिक्विड डिसॉल्व होती है, बस यहाँ पर स्टार्टिंग गैस से हो रही है और गैस हम कह रहे हैं कि वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है। तो एक इक्विलिब्रियम है। फॉर्मूला भी उसी तरह से है, फॉर्मूला भी उसी तरह से, P प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ KH, एक तरह से PA0 PB0 होता है, उसकी जगह KH PA0। और क्यों अलग अलग है, देखो सीधी सी बात है, आप सबको पता ना तो एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ सही है ना एग्जैक्टली हेनरीज लॉ सही है, तो इसीलिए कांस्टेंट वहां PA0 PB0 लिखते हैं, यहाँ उसको KH लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर।
लिखिए। फाइंड pH of a solution, pH of a solution in equilibrium with CO2 at 1 atmospheric pressure. Just a minute. Given KH for CO2 100 atmosphere inverse, ठीक है। KH दे रखा, अब क्या होगा, pH कैसे आई पिक्चर में, CO2 पानी में डिसॉल्व होगा। अब हम मान रहे हैं यहां पर जो भी CO2 पानी में डिसॉल्व होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2CO3, H2CO3 में वो just a minute. ये डेटा को चेंज करूंगा मैं। रुको, 10⁻³ और 0.01 तो जितनी भी CO2 डिसॉल्व होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2CO3 में, और H2CO3 से हमें क्या मिलेगा, H+ आयन। और हाँ, यहां से इसका Ka1 अगेन आपको दे रखा है और विच इज 10⁻⁻7 है। Ka1 किसका दे रखा है, H2CO3। K1 दे रखा है, Ka2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो पहले जो H+ आयन आएंगे वो मेनली हमारे पास फर्स्ट डिसोसिएशन से आएंगे। तो KH दे रखा है, K1 दे रखा है, आपको pH फाइंड आउट करनी है, करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले KH into X इक्वल्स टू प्रेशर, तो ये तो 10⁻³ X 0.01, तो X इक्वल्स टू 10⁻⁻5। ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब 1 मोल सॉल्यूशन कंटेंट 10⁻⁻5 मोल, ठीक है। 1 मोल मतलब पानी की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ तो नहीं है, चलिए एक्वस सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। तो 18 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंट 10⁻⁻5 मोल्स। सिंस CO2 बहुत कम है तो डेंसिटी अभी भी 1 ही मान सकते हैं। तो 18 ml सॉल्यूशन
कंटेंस 10⁻⁵ में। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी, और जो CO2 की मोलरिटी होगी वही किसकी मोलरिटी हो जाएगी, H2CO3 की। तो 10⁻⁵ अपॉन 18 इंटू, ये मोलरिटी आ गई। के दे रखा है, तो अब यहां से हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी। डायरेक्ट मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ये कॉन्सेंट्रेशन है एक तरह से। 10⁻⁷ इक्वल्स टू x² अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, -4, यानी 5.5 जो हम लिखते हैं इंटू 10⁻⁵ होता है, तो एक 5.10⁻⁴ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करते हुए इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी x² इक्वल्स टू 100/18 इंटू 10⁻⁻11, इसको 1000 कर देते हैं, तो 10⁻⁻12, 55.5 का स्क्वायर रूट 7 के आसपास कुछ आएगा, 7.4 इंटू 10⁻⁻6, ये pH आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर लीजिए, हो जाएगा। अप्रोच पॉइंट ये है, यहाँ 1 मोल जो हमने माना है, मतलब 18 ग्राम और 18 ग्राम यानी 18 ml आप मान सकते हो। ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 18 ग्राम यानी 18 ml, इससे आपको मोलरिटी कैसे निकालनी वो मैंने आपको ये बताया। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस पर जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में इसमें भी आया हुआ इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हेनरीज लॉ, और दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए शीट के कुछ क्वेश्चंस है वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं। होमवर्क आपको मिल चुका है, होपफुली आपने सारा होमवर्क किया भी होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, S1 के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैसे तो क्लास में भी बता चुका हूं, 11th में भी बहुत सारे कर चुके होंगे आप, लेकिन चलिए फिर भी एक बार और प्रैक्टिस के लिए। 3m सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.58 है, तो क्या करेंगे, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 3 मोल्स Na2H2O3, मॉलिक्यूलर डेंसिटी इसकी दे रही 1.58, तो 1580 ग्राम, 3 मोल्स Na2H2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, निकालें, 46, 64 और 48, यही है ना, 14, 1, 10, 158। तो रफली 160 मान सकते हो, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अगर करूं मैं 160 तो 480 के आसपास, राइट। मीन 480 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, तो 474 माइनस कर दो इसको, तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पर अगर हम निकालें तो 1580 में से इतना माइनस किया तो 1106। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन है तो अब आप इजीली सारे सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। परसेंटेज W/W 474/1580 इंटू 100। मोल फ्रैक्शन इसके 3 मोल 3 प्लस सॉल्वेंट का मास 1106 डिवाइड बाय 8। मोलरिटी भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, इक्वल वॉल्यूम दे रखा है, V और V मान लो, या ज्यादा अच्छा V और V नहीं मानना तो 100 ml मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसके भी 100 ml, दूसरे के भी 100 ml, इसके 100 ml का मास 1, डेंसिटी 100 ml, डेंसिटी 1.20 तो 120 ग्राम, दूसरे का 160 ग्राम, यानी 120 ग्राम और 160 ग्राम टोटल 280 ग्राम भी आप बोल सकते हो कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। इसमें H2SO4 कितनी है, पानी कितना है वो निकाल सकते हो, और टोटल वॉल्यूम जो 100 + 100 तो 200 ml फाइनली उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है 355 तो 100 ml का वेसल है, जिसके अंदर 100 ml का वेसल है जिसमें वाटर वेपर भी है और ऑक्सीजन भी है, और वाटर वेपर का प्रेशर कितना है 355 और टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पर 760 तो बाकी बचा हुआ प्रेशर किसके कारण होगा, ऑक्सीजन के कारण होगा। तो 760 में से इसको माइनस कर दो 355 यानी 405। अब हमने क्या किया, सारा जो पार्ट है, सारा जो कंटेंट है वो किसी ऐसे वेसल में शिफ्ट कर दिया जिसका वॉल्यूम 50 ml। तो वाटर वेपर तो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, यानी वाटर वेपर का प्रेशर तो अभी भी 355 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो तो कंडेंस नहीं होगी, उसका प्रेशर जो है जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ 405 था तो यहाँ पर 820। आंसर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 1165। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। टोटल प्रेशर की इक्वेशन दे रखी है 180 XB + 9। ठीक है, अब सिंपल सा एक रूल लगा सकते हो, अगर XB 0 है यानी प्योर है, एक्स मोल फ्रैक्शन B का 0 यानी प्योर है, प्योर ए है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो PA0 के बराबर होगा। तो जब XB 0 है तो PT जो होगा वो PA0 ही होगा, यानी वो कितना हो जाएगा, ये 0 ये 9। और जब XB 1 है तो जो PT होगा वो PB0 होगा, और ये हो जाएगा 2। तो यहां से हमें PA0 और PB0 की वैल्यू पता चल गई। अब यहां क्या कहा जा रहा है, A और B क्या एक मिक्सचर बना है, 936 बेंजीन 736 टोलुइन, इनके आप मोल्स निकाल देना, मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इनसे जो वेपर्स बनी है YA उन वेपर्स को रिमूव किया, उनको कंडेंस किया और अगेन उसको वेपराइज किया। तो पहले YA निकालना पड़ेगा आपको, और उस YA आपके क्या हो गए X से XB, और फिर से उनसे YA आपको निकालना है। स्टेप्स ज्यादा है, स्टेप्स करनी पड़ेगी आपको बार बार इसी तरह से, पहले YA आएगा और फिर उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मोल कैलकुलेशन है, वैसे तो आसान लग रही है मुझे, 936 डिवाइड हो जाना चाहिए 78 से। ट्वेल्व मोल्स आ जानी चाहिए इसके, और इसी तरह से टोलुइन के भी आप देख लेना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मूला डायरेक्ट P0 - PS अपॉन PS equals to molarity into molecular mass of solvent upon 1000. Vapor pressure of water 17.54 minus PS upon PS. मोलरिटी दे रखी है 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 डिवाइड बाय 1000 TS के। क्वेश्चन नंबर 20, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
इस क्वेश्चन में केबी का डेटा चाहिए, केबी का डेटा बिना उसके नहीं हो पाएगा, जो नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो केबी का डेटा आपको कहीं से यूज करना पड़ेगा। केबी की वैल्यूज की अगर हम बात करें, .52 लिख लेना, 0.52। केबी डेल्टा टीबी आपको निकालना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.52 इंटू 24 ग्राम, मोलरिटी निकालनी है 58, मास ऑफ वाटर 600 इंटू क्वेश्चन नंबर 23। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी निकालना है, जिसका फॉर्मूला RT0²/1000 LV। यहाँ पर लेकिन आपको LV नहीं दे रखा, आपको जो दे रखा है डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे रखा 9.72, तो उसको कन्वर्ट करना होगा। पर मोल का डेटा दे रखा है, उसको किससे डिवाइड करना होगा, मोलिकुलर मास से, और ये कैलोरी में दे रखा, तो R की वैल्यू नियर बाय 2 कैलोरी। बॉइलिंग पॉइंट 373.15 जो दे रखा है उसका स्क्वायर 1000। पर मोल का जो डेटा दे रखा है उसे पर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो 9.72 इंटू 10³ डिवाइडेड बाय 8। ये एलिवेट यहां से केबी निकाल सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 28। जब हम किसी सब्सटेंस को बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो 100% आयोनाइज हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो कितने मोल्स आयंस में आयोनाइज हो रहा है। तो जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू या डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम 1 + n-1 अल्फा। इन केस ऑफ बेंजीन वो आयोनाइज नहीं हो रहा तो अल्फा 0, इन केस ऑफ वाटर ही अल्फा 1 हो जाएगा। हमें n के लिए सॉल्व करना है। तो इन केस ऑफ बेंजीन के लिए बात करें तो 1.28, केएफ कितना दे रखा बेंजीन का 5.12, सर्टेन मास सेम है, तो मोलरिटी तो दोनों ही केस में वही आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये पार्ट तो यहाँ पर एन ही रह जाएगा क्योंकि बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो रहा है। दूसरे वाले केस में 1.40, केएफ की वैल्यू 1.86 इंटू एम 1 + n-1 अल्फा, और अल्फा कितना है 1। रेशियो ले लो, n के लिए सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। स्टोरेज बैटरी कंटेन्स ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 38% बाय वेट, यानी 100 ग्राम में H2SO4 कितना 38%, 38 ग्राम कंटेन्स 38 ग्राम H2SO4। क्वांटम फैक्टर बताना हमें
और हमें वांट ऑफ फैक्टर बताना और डेल्टा टीएफ दे रखा है, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम इंटू वांट ऑफ फैक्टर। अल्फा नहीं चाहिए, वांट ऑफ फैक्टर चाहिए। अगर वांट अल्फा चाहता हो, अल्फा अगर रिक्वायर्ड होता तो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा लिख देते हैं। यहाँ वांट ऑफ फैक्टर चाहिए तो आई लिख दिया। गड़बड़ कहाँ होती वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 29.08 ये तो ठीक है, केएफ की वैल्यू भी 1.86 ठीक है। यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, 38 ये ग्राम है, 98 ये मोल्स आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या 100 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, इसमें से ये माइनस कर 62 ग्राम। अब सॉल्व करो आगे। ये कॉमन मिस्टेक है, सो बी केयरफुल। याद पता होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, फोकस कहीं और होता है। लगता है कि केएफ क्या है, डेल्टा टीएफ क्या है, इस पर फोकस रहता है, तो इस पार्ट को हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट 33, इस क्वेश्चन में हमें 0.85 दे नहीं रखा, क्या है। अब यहां पर अल्टीमेटली हमें निकालना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन आता है परसेंटेज क्या माने, तो इस तरह से मानो ताकि आप मोलरिटी निकाल सको। और मोलरिटी निकालना है तो इसको परसेंटेज W/V ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मोलरिटी भी मास बाय वॉल्यूम रिलेशन है और ये भी मास बाय वॉल्यूम है। अगर W/W मानोगे तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। और आपको लग रहा है डेंसिटी 1 मान लेंगे तो फिर तो W/V और W/W में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जो मास है वही वॉल्यूम। NaNO3 दो पार्ट में आयनाइज होगा। ठीक है, O1 के पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये मिसिबल नहीं इमिसिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो दोनों सॉल्यूशंस है वो इमिसिबल है। एक का वेपर प्रेशर 100, दूसरे का 200। क्या होगा, तो यहां पर कंफ्यूजन होता है, बट मैं आपको बता दूं, अगर दो इमिसिबल लिक्विड है, एक मान लीजिए अब नीचे की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ है, लेकिन लिक्विड्स में भी तो स्पेस होती, वॉइड्स तो होते हैं। तो ये जो नीचे वाला लिक्विड है ये भी वेपराइज होगा, इसके बीच में से निकल के ये वेपराइज हो जाएगा, और उसी तरह से होगा जैसे प्योर लिक्विड होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों प्योर लिक्विड की तरह वेपराइज होंगे। अगर वो इमिसिबल है तो यहाँ पर टोटल प्रेशर जो होगा वो 200 + 100 यानी 300। आप चाहे इनको ऊपर नीचे सोचो, कैसे भी सोचो, अगर मिसिबल है तो थोड़ा और सुन लगेगा, इमिसिबल है तो वो सब इंडिपेंडेंटली इवेपोरेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सो नीचे वाला कैसे होगा, क्योंकि इसके बीच में भी वॉइड्स होते हैं। टाइम ज्यादा लग सकता है, ये जरूर है कि उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वेपराइज तो ये भी होगा। तो आंसर इज 300 टॉप। आई थिंक यही होगा 14 का आंसर। नहीं है तो करेक्शन कर लेंगे, यही है। क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट अभी मैंने बताया था, एक बार XB को 0 पुट कर दो, एक बार XB को 1 पुट कर दो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 रीअरेंज करना और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 XA PA नॉट इक्वल्स टू YA PT। लेकिन कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं 1/x और 1/y, तो चलिए इसको रीअरेंज कर देते हैं। 1/x इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो PT/XA PA नॉट YA। PT को मैं क्या लिख सकता हूं, XA की टर्म है, तो PB नॉट ये हम लिखते हैं XA PA नॉट माइनस PB नॉट, और यहां पर XA और यहां पर PXA। ये कैंसिल आउट होगी, इस वाली टर्म को उधर लेके चले जाओ। 1/XA वर्सेस 1/YA का कर्व है, तो यहां पर चलो एक स्टेप और लिख देता हूं। 1/XA ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, PB नॉट से डिवाइड कर दिया तो PA नॉट अपॉन PB नॉट YA, ये उधर गई PB नॉट माइनस PA नॉट कर दिया, उल्टा कर दिया, डिवाइड बाय PB।
तो ये तो हो गया स्लोप, ये हो गया इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राफ से डेटा पिक करने होंगे, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। हमें फाइनली जो सॉल्यूशन चाहिए उसका वेपर प्रेशर कितना चाहिए, 1000। तो ये कंफर्म है कि किसी एक का वेपर प्रेशर 1000 से ज्यादा होना चाहिए प्योर सब्सटेंस का, और दूसरे का कम होना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री पर देखें तो एक बेंजीन का तो 1000 आ रहा है, क्लोरोबेंजीन का केवल 200 आ रहा है, तो इनका एवरेज कभी भी 1000 हो ही नहीं सकता, 1000 से तो कम ही होगा। अब बाकी 100 डिग्री, 110 डिग्री और 120 डिग्री, इन सब पर आपको चेक करना पड़ेगा। 100 डिग्री पर पहले डेटा पिक करने पड़ेंगे। 100 डिग्री पर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर दे रखा है 1350 और क्लोरोबेंजीन का जो डेटा दे रखा है वो 300। पॉसिबिलिटी बनती 1350, 300 हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी ऑप्शंस पर आप ट्राई कर सकते हो। 110 भी हो सकता है क्योंकि एक का 1800, दूसरे का 300। हाँ, सॉल्यूशन के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे। बेंजीन के आई थिंक 20 मोल्स है, क्लोरोबेंजीन के 10 मोल्स है, तो मोल रेशियो 2/3 एंड 1/3। तो जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड होगी, 2:1 के रेशियो में। तो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। थर्टियथ, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या होगा? सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या मेल्टिंग पॉइंट, एक ही बात है। तो बॉइलिंग पॉइंट बॉम्बे ऑप्शन बढ़ेगा। 31 होल्ड करना, 31 मैं बताऊंगा, ये पॉइंट और है जो कि मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक तरफ K4 FeCN6 का सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ FeCl3 है और दोनों के बीच में SPM लगी हुई। पूछा जा रहा है कि कलर किस तरफ फॉर्म होगा? किसी भी तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूवमेंट तो सॉल्वेंट का होता है। FeCl3 और K4 FeCN6 सॉल्यूट का तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो कलर किसी भी तरफ फॉर्म नहीं होगा। तो 42, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 48, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑर्डर पूछा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए ये तो बड़ा सिंपल है। जितनी भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग, ये सब सॉल्यूट के मोल्स के साथ बढ़ती है। तो इन सब का जो ऑर्डर है, डेल्टा टीबी का जो ऑर्डर होगा वही डेल्टा टीएफ का होगा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा और वही रिलेटिव लॉवरिंग का होगा। सबका ऑर्डर एक जैसा होगा। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, या वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां अब गड़बड़ होती है, क्योंकि जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो डेल्टा टीएफ का ऑर्डर और फ्रीजिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है। वो तो ऑर्डर्स जो है दोनों के अलग होते हैं, सेम नहीं होंगे। सिमिलरली जिसके लिए रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर कम होता है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर किसका पूछा जा रहा है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब जिसके लिए मिनिमम लॉवरिंग होगी, लॉवरिंग मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पर लॉवरिंग किस पर डिपेंड कर, मिनिमम सबकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, 1 है। तो जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम होगा उसकी लॉवरिंग कम होगी।
यहाँ पर NaCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर 2, 100% आयोनाइज, CaCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम, तो ग्लूकोज के लिए लोवरिंग सबसे कम, तो ग्लूकोज का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 51, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.20, KF वाटर का दे रखा है 1.8, मोलरिटी बराबर 1 + 2 - 1 अल्फा के लिए सॉल्व कर दो, अल्फा आ जाएगा तो फिर आगे आप के भी जो भी चाहिए फाइंड आउट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 54, 54 के अंदर एक तो हमें पता है कि कौन सी क्लोरीन AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगी, जो बाहर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें यहां पर इसका ये बताना कि कितना AgNO3 फॉर्म होगा। वो अब इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो सॉल्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो कितना % आयोनाइज हो रहा है। 2 मोल अगर 100% आयोनाइज हुआ, देखो 2 मोल है 100% आयोनाइज हुआ, तो Cl आयन के भी 2 मोल मिलेंगे, Cl आयन के 2 मोल मिलेंगे अगर 100% वो आयोनाइज होता है तो, क्योंकि सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स कॉम्प्लेक्स, तो AgNO3 AgCl के भी 2 मोल बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कम आयोनाइज होता है तो AgCl के कम मोल्स बनेंगे। अब हमें ये देखना है कि वो कितना आयोनाइज हो रहा है, राइट। 2 मोल 100% आयोनाइज होते हैं तो AgCl के भी 2 मोल बनेंगे। अब हमें देखना कितना % आयोनाइज हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो हमें रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखी 0.5, P0 - Ts अपॉन P0 इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये दे रखी है हमें 0.5 यानी 1/2, और वाटर के कितने मोल्स है 3, तो यहां से सॉल्व कर लो 2n इक्वल्स टू n प्लस 3, तो n इक्वल्स टू 3, यानी सॉल्यूट के 3 मोल्स है, जबकि हमने कितने मोल्स डाले 2 मोल, हमने 2 मोल डाले और हमें सॉल्यूशन में कितने मोल्स मिले 3 मोल्स एक तरह से। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर चाहो तो फिर 3 मोल्स एक्चुअल मोल्स डिवाइड टू 1 प्लस, और साफ साफ दिख रहा है ये तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक कॉम्प्लेक्स और दूसरा Cl आयन, तो n की वैल्यू 2, तो 1 प्लस अल्फा, तो यहां पर ये 1 प्लस अल्फा, n की वैल्यू 2, 3/2, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.5, 50% ही आयनाइज हो रहा है, यानी 2 मोल में से 1 मोल ही Cl आयन आएगा 50%, तो 1 मोल Cl आयन तो 1 मोल AgCl, आंसर आ रहा है। इसी तरह से ही करना, 55 को भी आपको इसी तरह से करना है। 55 में वांट ऑफ फैक्टर जो है वो दे रखा 4, वांट ऑफ फैक्टर 4, 1 प्लस n माइनस 1, और ये दे रखा 3/4 अल्फा 75%, और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ये 3 से 3 कैंसिल, तो n इक्वल्स टू क्या आया 5, यानी हमें 5 आयंस चाहिए। बेरियम +2 और कोबाल्ट Cn। अब किस तरह से यहां पर हम करें कि ये 5 आयंस में टूटे, तो इस पे चार्ज तो +2 है, तो यहाँ 2 यहाँ 3 हो जाए, तो ये 5 पार्ट्स में टूटेगा। अब उसके लिए ये +3 यानी यहां पर ये -3 होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेगी दिमाग में, ऐसा नहीं कि सर ये कैसा है, ये -3, अब -3 मुझे यहां पर चाहिए, तो इस ये +2 में, तो यहां पर इसके क्या चाहिए, हिडन ट्रायल थोड़ा दिमाग में करना पड़ेगा कि क्या सोचें, ताकि यहाँ तो ये COCn(5), तब जाके इसमें -3 चार्ज आ जाएगा और ये 5 आयंस में टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सो सी इट केयरफुली।
KI डालने पर KI का सॉल्यूशन उसमें HgCl2 डाल रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बढ़ नहीं रहे। अगर सही से काउंट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। KI का सॉल्यूशन है, उसमें HgCl2 डालने पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो चेक कर लेगा, हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टुवर्ड्स द एंड। एक छोटा सा पार्ट और है, तो सिलेबस में कह सकते हो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मैं आपको एंट्रोपी से भी एक्सप्लेन करूंगा। एंट्रोपी से कैसे एक्सप्लेन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर डेल्टा TF एंड डेल्टा TB यूजिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी के थ्रू याद रखना, ये सारा डिस्कशन फिर से कह रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF डेल्टा TB के जितने भी फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं, ये सब आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही थे। तो कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एक कंटेनर में केवल सॉल्वेंट भरा हुआ है और दूसरे कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां से भी, और आइडियल सॉल्यूशन है, फिर से कह रहा हूं सारा, क्योंकि डिस्कशन आइडियल के लिए ही हो रहा है। यहां से भी हमने 1 मोल सॉल्वेंट को वेपराइज किया और यहां से भी 1 मोल, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। यहां पर भी 1 मोल सॉल्वेंट को वेपराइज किया। कहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, हीट कहां ज्यादा देनी पड़ेगी, सॉल्वेंट की केस में या सॉल्यूशन की केस में? डेल्टा H को अगर हम कंपेयर करें यहां पर और यहां पर, वेपराइज केवल सॉल्वेंट हो रहा है, लेकिन कहां हीट ज्यादा देनी होगी? बताइए। दोनों जगह डेल्टा H सेम होगा। ऐसा लगता नहीं सर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो? ये ज्यादा टेम्परेचर करने के बाद वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 केल्विन, इसका 500 केल्विन, तो क्या इसका टेम्परेचर 500 केल्विन तक ले जाने में जो आप हीट दे रहे हो वो डेल्टा H वेपराइजेशन है? नहीं। 500 केल्विन तक ले जाने में जो हमने हीट दी वो डेल्टा H वेपराइजेशन नहीं है। डेल्टा H वेपराइजेशन तो कब है? 500 पहुंच गया या 400 पहुंच गया, अब जो आप हीट दे रहे हो वो डेल्टा H वेपराइजेशन। क्यों दोनों जगह डेल्टा H वेपराइजेशन सेम होगा? क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज नहीं होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो वही रहेंगे। तो आप हीट दे ही क्यों रहे हो? किसी भी लिक्विड को जब आप वेपराइज कर रहे हो, कौन सी एनर्जी बढ़ा रहे हो आप पता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। अट्रैक्शन के कारण उन्हें दूर दूर लेके जा रहे हो। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, थर्मोडायनामिक्स में भी बताया था मैंने। काइनेटिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप वेपराइज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और सिंस यहाँ और यहाँ अट्रैक्शन सेम है, तो दोनों का डेल्टा H वेपराइजेशन भी सेम होगा। दोनों का डेल्टा H वेपराइजेशन सेम होगा, चाहे यहां से करो चाहे यहां से। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, पर डेल्टा H वेपराइजेशन सेम। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि नॉर्मली हम जो डिस्कशन करते हैं, अलग अलग लिक्विड्स की बात करते हैं, वाटर, इथेनॉल या कोई और, वहां पर सिचुएशन अलग है। वहां पर हमने देखा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है और उनका डेल्टा H वेपराइजेशन भी ज्यादा होता है।
अलग अलग लिक्विड्स की बात करो, वाटर, अल्कोहल, इनकी सब की बात करो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उनका डेल्टा एच वेपराइजेशन भी ज्यादा। लेकिन ये एक अलग केस आ गया, ये प्योर लिक्विड नहीं, ये प्योर लिक्विड नहीं, ये सॉल्यूशन है। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन डेल्टा एच वेपराइजेशन सेम है। जबकि दो अलग अलग प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन भी अलग होता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन डेल्टा एच वेपराइजेशन सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन सेम है। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब यहां पर एक्चुअली हमें बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। और आप सबको पता है कि एंट्रोपी चेंज, जब हम फेज चेंज कर रहे होते हैं तो एंट्रोपी चेंज निकालने का एक तरीका होता है, एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपरेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पता तो हम यहाँ से डेल्टा एच वेपराइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरह से यूज करेंगे हम। यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस से बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस से करेंगे। अब ये तो बात होगी, डेल्टा एच तो सेम आ गया, दोनों का डेल्टा एच तो सेम आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। तो यहां पर आप देखो तो सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। यू मान लो यहां रफली 99 मोल्स तो सॉल्वेंट के हैं और यहां तो सारे एक ही तरह के, तो 100 मोल्स जो है सॉल्वेंट के, और यहां पर 99 मोल्स सॉल्वेंट के हैं और 1 मोल सॉल्यूट है। यानी कुल मिला के दोनों जगह 100 मोल्स हैं, कुल मिला के दोनों जगह 100 मोल्स है। लेकिन यहाँ 100 मोल्स केवल सॉल्वेंट के हैं, या 100 मोल्स में से 99 सॉल्वेंट का और 1 सॉल्यूट का है। डिसऑर्डर कहां ज्यादा होगा, डिसऑर्डर कहां ज्यादा होगा, रैंडमनेस कहां ज्यादा होगी? डेफिनेटली दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां डिसऑर्डर ज्यादा होगा, यहां रैंडमनेस ज्यादा होगी, यहां रैंडमनेस कम होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पर मोल अगर हम एंट्रोपी निकालें, पर मोल अगर हम रैंडमनेस निकालें, तो यहां पर मोल ऑफ सॉल्वेंट जो डिसऑर्डर होगा, जो रैंडमनेस होगी पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, वो यहां से ज्यादा होगी। यानी यहां पर एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, यहां पर एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, ज्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट में है। यहां पर उतने ही मोल सॉल्वेंट कम डिसऑर्डर्ड स्टेट में, कम डिसऑर्डर स्टेट में, यहां पर उतने, यानी 1 मोल सॉल्वेंट को अगर हम फोकस करें तो पर मोल सॉल्वेंट वो हायर डिसऑर्डर स्टेट में है, और यहां पर 1 मोल कम डिसऑर्डर स्टेट में है। तो वहां पर भी वही सॉल्वेंट है जो यहां पर है, बट यहां पर उसके कारण डिसऑर्डर ज्यादा है, यहां पर उसके कारण डिसऑर्डर कम है। यानी मैं इसको ऐसे पुट करता हूं कि सॉल्वेंट में जो 1 मोल सॉल्वेंट है, यहां पर इस साइड में जो 1 मोल सॉल्वेंट है वो एक कम डिसऑर्डर स्टेट में है, और सॉल्यूशन में जो है 1 मोल सॉल्वेंट वो एक हायर डिसऑर्डर स्टेट में है। इसको नीचे और ऊपर बना दिया, ये सॉल्यूशन वाला केस आ गया और ये सॉल्वेंट वाला केस। यहां पर कम डिसऑर्डर स्टेट में, यहां पर वो हायर डिसऑर्डर स्टेट में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से भी 1 मोल सॉल्वेंट को वेपराइज कर रहे हैं, यहां से भी 1 मोल सॉल्वेंट को ही वेपराइज कर रहे हैं। अब जो वेपर्स बनेगी वो तो यहां और यहां दोनों जगह सेम है, वेपर्स जो बनेगी वो दोनों जगह सेम है। तो वेपर्स का जो डिसऑर्डर होगा गैस का, यानी वेपर्स का जो डिसऑर्डर होगा वेपर, वो तो यहां से बने या यहां से बने सेम होगी, यहां से बने या यहां से बने सेम होगी। लेकिन ये जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है डेल्टा एस का, सॉल्वेंट के केस में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है वो ज्यादा हुआ है, सॉल्यूशन के केस में एंट्रोपी में चेंज जो हुआ है वो कम हुआ है, क्योंकि यहां ऑलरेडी ज्यादा डिसऑर्डर स्टेट में थी, और वेपर का डिसऑर्डर तो लिक्विड से ज्यादा होता ही, तो यहां पर वो ऑलरेडी ज्यादा डिसऑर्डर स्टेट में थी। अब आपने उसका और डिसऑर्डर बढ़ाया तो बढ़ा जरूर है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना सॉल्वेंट का बढ़ा था। तो सॉल्वेंट के केस में डेल्टा एस ज्यादा है, सॉल्वेंट का डेल्टा एस ज्यादा, डेल्टा एच तो दोनों जगह सेम, सॉल्वेंट का डेल्टा एस ज्यादा तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का कम, सॉल्यूशन का ज्यादा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हो तो सॉलिड बन रहा है, सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से कम होगी, और यहां पर भी प्योर आइस बनता है, प्योर आइस यहां पर भी एंट्रोपी कम होगी, और इस बार एंट्रोपी में चेंज किसके लिए ज्यादा है, सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज ज्यादा, सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज ज्यादा, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन, एक ही जगह से एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों समझा पा रहे हो, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एंट्रोपी, और ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, सोच के देखना, मजा आएगा एक्सप्लेनेशन, बहुत सिस्टमेटिकली करना, थॉट जो है यहां पर मैं केवल पूरे ये 1 मोल को ही शो कर रहा हूं, ये 1 मोल की एंट्रोपी, 1 मोल वेपराइज हुआ, 1 मोल वेपराइज हुआ, यहां पर एंट्रोपी चेंज ज्यादा हुआ, तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, यहां पर फ्रीजिंग के केस में यहां एंट्रोपी चेंज ज्यादा हुआ, एंट्रोपी चेंज यहां ज्यादा हुआ, एंट्रोपी चेंज ज्यादा सॉल्यूशन के केस में, तो सॉल्यूशन फ्रीजिंग हो रही, एंट्रोपी चेंज ज्यादा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, होमवर्क करते रहिए अच्छी तरह से, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। थैंक यू।